तो आज हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 2 भी करना है, ठीक है। तो पार्ट 2 में अब हम लोग का आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। अब ये आप लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में, ठीक है। चलो कैपिटल अकाउंट रीड करना चालू करो। हाँ, Capital account of BOP records all those transactions between the residents of a country and the rest of the world which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country or its government. It is related to claims and liabilities of financial nature. Capital account is used to finance deficit in current account or absorb surplus of current account. तो यहाँ पर जैसे हम लोग बोल रहे हैं कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि जब हम लोग जैसे सपोज कर लो, अगर हम लोग किसी बाहर कंट्री में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बाहर वाला हमारी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। अगर हम किसी से उधार लेते हैं, है ना, तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। अगर हम किसी को उधार चुकाते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause change in asset or liabilities of the resident of the country or its government, है ना। एसेट और लाइबिलिटी मतलब या तो आप एसेट खरीद रहे हो या बेच रहे हो, या लाइबिलिटी ले रहे हो या लाइबिलिटी चुका रहे हो, ठीक है। चलो कहां तक, इट इज रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट एंड ऑब्जर्व सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो हम लोग का करंट अकाउंट में लॉस हो रहा है, हमारा अगर फाइनेंस में जो है हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रहा है, तो एक तरीका जो है, देखो खर्चा तो पैसे से ही निपटेगा ना, बिना पैसे का तो खर्चा निपटेगा ही नहीं, पैसा तो देना ही पड़ेगा आपको। तो वो खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो या तो आप क्या नाम है नया नोट छापो, है ना, या तो वो करो आप, और या फिर आप कहीं से लोन लो। तो आपको लोन लेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट एक्चुअली क्या करता है, फाइनेंशियल डेफिसिट जो होता है करंट अकाउंट को, उसको पूरा करने के लिए हमको कैपिटल अकाउंट पे लोन लेना पड़ता है, ठीक है। और या अगर हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, सर करंट अकाउंट में, तो फिर हम उसको उससे हम लोन चुका देते हैं अपना, या हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारे पास अगर सरप्लस होता है तो उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट अपन कर लेते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट आर बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ से रीड करो। It includes all transactions relating to borrowings from abroad by private sector, government, etc. Receipts of such loans and repayment of loans by foreigners are recorded on the positive side. All transactions of lending to abroad by private sector and government, lending abroad and repayment of loans to abroad is recorded as negative or debit item. हाँ, तो आप सपोज कर लो अगर हमने किसी से बोरो किया है ना, प्राइवेट सेक्टर ने बोरो किया है या गवर्नमेंट ने बोरो किया है, तो जब भी ये जो रिसीप्ट होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग। और जब हम इनको पेमेंट करेंगे, या हम किसी, या हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम श्रीलंका को लोन दे रहे हैं या मालदीव्स को लोन दे रहे हैं अभी बड़ा चल रहा है चर्चे में, है ना। देंगे तो है नहीं, हम लोग बिल्कुल से कभी नहीं देंगे, क्यों देंगे, है ना। हमने उनको तो हेल्प किया, बोलो हमारे नौटंकी करा हमारे साथ। खैर एनीवेज, ठीक है। तो जब आप किसी को पेमेंट देंगे तो वो जाएगा डेबिट साइड। समझ में आ गई बात को। चलो इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड पढ़ो। It includes investments by rest of the world in shares of Indian companies, real estate in India, etc. Such investments from abroad are recorded on positive or credit side as they bring in foreign exchange. Investments by Indian residents in shares of foreign companies, real estate abroad, etc. Such investments to abroad are recorded on negative or debit side as they lead to outflow of foreign exchange. अब तो देखो आज ही हम लोग का यूएई का जो वहाँ के जो है, यूएई के जो बने जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो लोग हमारे इंडिया में आए। और हम लोग के गुजरात के अंदर एक समिट हो रहा है ना। तो अब बाहर वाले लोग अपने इंडिया में पैसा लगाएंगे, इसराइल बोल रहा है हम लक्षद्वीप में पैसा लगाएंगे, है ना। बहुत सारी जो बाहर के लोग है, फॉर एग्जाम्पल यूएई का पैसा कश्मीर में भी लगा हुआ है। तो बहुत सारी वर्ल्ड अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। तो वो जब इन्वेस्टमेंट में हम लोग के आता है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। सिमिलरली हम लोग भी बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हम लोग वहाँ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अफगानिस्तान में हम लोग का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट जब पैसा जाता है ये नेगेटिव साइड में लिखता है, क्योंकि इससे हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है। समझ में आ गया। Yes, sir. चलो
तो इसका हम लोग आजकल बहुत ही फेमस एक तो टर्म है एफडीआई, मतलब तुम लोग बहुत सुना होगा एफडीआई एफडीआई एफडीआई, है ना। तो एफडीआई का मतलब ही क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो यहाँ से पढ़ो। It refers to purchase of an asset such that it gives direct control to the purchaser over the asset. For example, purchase of land and building. तो अगर सपोज कर लो कोई बाहर की कंट्री इंडिया में लैंड और बिल्डिंग परचेज करेगी तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स वाला आ रहा है या डोमिनोज वाला लोग आ रहा है या कोई भी वॉलमार्ट वाला अगर इंडिया में अपना चेन चालू करना चाहता है तो उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, उस सबको लेना पड़ेगा, तो वो एफडीआई है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसराइल बोल रहा है कि हम अगर इंडिया लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लोग यहाँ पे जमीन खरीद के अपना होटल्स होटल्स बनाएगा, जो भी करेगा तो उसके हम लोग को पैसा मिलेगा, तो दैट इज एफडीआई, ठीक है। चलो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। It refers to purchase of an asset such that it does not give any direct control over the asset to the purchaser. For example, purchase of shares. It also includes foreign institutional investment, FII. अब देखो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो तुम किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो तुमने कंपनी थोड़ा ना खरीद ली, तुमने खाली उसमें इन्वेस्टमेंट किया है ना। अगर आज हम रिलायंस का शेयर खरीदेंगे तो रिलायंस के मालिक थोड़ा ना बन जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम जमीन खरीदेंगे तो उसके मालिक हम बन जाते हैं, ठीक है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम उसकी कंपनी में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है पर उस कंपनी वो कंपनी को हम नहीं खरीदते। समझ में आ गया बात को। Yes, sir. चलो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पढ़ो। The foreign exchange reserves are the financial assets of the government held in the central bank. A change in reserves serves as the financing item in India's BOP. So, any withdrawal from the reserves is recorded on the positive or credit side, and any addition to these reserves is recorded on the negative or debit side. It must be noted that the change in reserves is recorded in the BOP account and not reserves. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक, ठीक है। मतलब हम लोग के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज जो पैसा है हमारा, डॉलर है, जितना भी है हमारे पास में, वो कहाँ पर रहता है, वो सारे हमारे सेंट्रल बैंक में रहते हैं ना। तो अगर चेंज इन रिजर्व्स हो रहा है, सब एज द फाइनेंसिंग आइटम्स इन इंडिया बीओपी। चेंज इन रिजर्व का मतलब क्या हो रहा है कि अगर सपोज कर लो अगर हमारा रिजर्व कम हो रहा है तो मैंने हमने किसी को पेमेंट किया है ना। अगर हमारा रिजर्व बढ़ रहा है तो हमारा पेमेंट आया है, ठीक है। सो एनी विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अगर हम पैसा निकाल रहे हैं तो वो हम पॉजिटिव साइड में करते हैं, ठीक है। और एडिशन अगर हम करते हैं तो वो उसको नेगेटिव साइड, डेबिट साइड में करते हैं। ये डिफरेंट है, अभी तक जितना आ रहा था वो हम क्रेडिट साइड में कर रहे थे, जितना जा रहा था वो डेबिट साइड में कर रहे हैं, इसको उल्टा कर रहे हैं हम ना। जब हम इसको आगे आके सम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, इसको पढ़ेंगे एक बार। Balance on capital account. The transactions which lead to inflow of foreign exchange like receipt of loan from abroad, sale of assets or shares in foreign countries, etc. are recorded on the credit or positive side of capital account. Similarly, transactions which lead to outflow of foreign exchange like repayment of loans, purchase of assets or shares in foreign countries, etc. are recorded on the debit or negative side. The net value of credit and debit balances is the balance on capital account. तो मतलब क्रेडिट साइड में क्या होता है, जितना इनकम आता है सब क्रेडिट साइड में, जितना जा रहा है सब डेबिट साइड में, है ना। तो अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है तो हमारे सरप्लस होगा, अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है तो डेफिसिट होगा। चलो when credit items are more than debit item it indicates the net inflow on capital, और when capital क्या नाम है डेफिसिट साइड इज ज्यादा है तो इट इंडिकेट्स आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, है ना। माने जब आ रहा है ज्यादा तो अच्छी बात है ना, अगर आ रहा है पैसा ज्यादा तो हमारा सरप्लस होगा, जब जा रहा है पैसा ज्यादा तो डेफिसिट होगा, ठीक है। चलो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Components of capital account: borrowings and lendings to and from abroad. Borrowings from abroad, debit items, lending to abroad, whereas net credit or credit debit, net borrowings from abroad. Investments from abroad, debit items, investment to abroad, or net credit, net investments from abroad. Change in foreign exchange reserves. Decreases in
foreign exchange reserves. Debit items increase in foreign exchange reserves, whereas net change in foreign exchange reserves. Capital receipts. In debit items, it includes capital payments, whereas in net credit, it includes capital account balance. असल में इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। देखो क्रेडिट आइटम, यहाँ पे क्रेडिट आइटम में क्या आएगा, डेबिट आइटम में आएगा, और नेट मेरा कितना होगा, समझिए। तो क्रेडिट आइटम में आएगा बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो क्रेडिट क्या करे, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, माने अगर हमने किसी से उधार लिया है, ठीक है, एंड लेंड, और या किसी ने हमको कुछ दिया है, ठीक है, माने बोरोइंग माने ये पैसा आया है बाहर से, ठीक है, तो ये हम क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या करेंगे, जो हमने बाहर को दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको अमेरिका ने दिया है तो वो हमारा क्या, हमको वर्ल्ड बैंक ने दिया तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। हमने अगर बांग्लादेश को दिया है तो वो डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो नेट क्या होगा, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। माने अगर हमारे पास आया ज्यादा और गया कम, है ना, तो नेट बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्या समझी, अगर हमारे पास आया 100 रुपया और गया हमारे पास 80 रुपया, तो नेट कितना होगा, 100 माइनस 80 यानी कि 20, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, आया हमारे पास 80, गया हमारे पास 100, तो ये -20 भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो नेट क्या होगा, नेट होगा क्रेडिट माइनस डेबिट। इट कैन बी अ पॉजिटिव फिगर ऑल्सो, नेगेटिव फिगर ऑल्सो। समझ में आ गई बात को। तो पहला ये आ गया। सेकंड, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमारे पास बाहर वाले लोग ने कितना किया, एफडीआई, है ना, वो कितना आया है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल इसराइल ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और हमने क्या नाम है, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया। तो नेट क्रेडिट क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, इसराइल माइनस अफगानिस्तान, है ना। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया तो प्लस हो जाएगा, अगर कम इन्वेस्टमेंट आया तो माइनस में भी आ सकता है ये फिगर। समझ में आ गई बात को। नाउ क्रेडिट आइटम में क्या होगा, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट में होगा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पर देखो उल्टा थोड़ा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हमारे पास डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज मतलब हमारा खर्चा कम हो रहा है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो हम यहाँ पर जितना डिक्रीज है ना वो लिखेंगे, माने हमारे पास साल में शुरू में कितना था और साल में एंड में कितना है, जो डिक्रीज हुआ है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर डेबिट में आएगा इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो इसका हम माइनस करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, अगेन दिस माइनस डिक्रीज माइनस इंक्रीज करेंगे तो नेट चार्ज आ जाएगा यहाँ, ठीक है। नेट चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ओके। तो कैपिटल रिजर्व में मेरा 3 चीज आएगा, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट और चेंज इन, माने डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पर आएगा। तो हमारी बात को, नेट कितना डिक्रीज हुआ वो यहाँ पर आएगा। डेबिट साइड में आएगा लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, और इंक्रीज होगा तो वो आएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या होगा, कैपिटल रिसीव्स माइनस कैपिटल पेमेंट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। खाली ये तीसरा वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना है, बाकी सब ठीक है। चलो, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट वर्सेस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट पढ़ो। Balance on current account and balance on capital account are interrelated. A deficit in the current account must be settled by a surplus on the capital account. A surplus in the current account must be matched by a deficit on the capital account. तो अगर हमारा डेफिसिट हो रहा है, करंट अकाउंट अगर माइनस में है, ठीक है, तो फिर हमको कैपिटल अकाउंट से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरप्लस ऑन द कैपिटल अकाउंट से आएगा। अगर हमारा करंट अकाउंट में सरप्लस हो रहा है तो फिर हमको कैपिटल अकाउंट से डेफिसिट करके इसको करना पड़ेगा, माने नेट हमारा बराबर ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर पैसा का कमी हो रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट से देंगे, है ना। अगर यहाँ पर ज्यादा है तो कैपिटल अकाउंट ले लेगा उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों मैच होना चाहिए, है कि नहीं। चलो, इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी। Influence on the economy. Current account transactions bring a change in the current level of country's income, whereas capital account transactions bring about a change in the capital stock of a country. Concept. Current account is a flow concept as it includes all items of flow nature, whereas capital account is a stock concept as it includes all items expressing changes in stock. कंपोनेंट्स हम लोग पढ़े ही हैं, इसको पढ़ लेंगे। करंट अकाउंट का विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल पेमेंट और इनकम, रिसीव्स एंड पेमेंट्स, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बोरोइंग एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, है ना। ये यहाँ पर आएगा तीनों। तो ये इनके का वो हो गया, क्या नाम है तुम्हारा, करंट अकाउंट। चलो अब एक बार कर लेते हैं, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, इसको रीड कर लेते हैं। The transactions recorded in the balance of payments
accounts can be categorized as autonomous transactions and accommodating transactions. Let us discuss each of them in detail. Autonomous items refer to those international economic transactions which take place due to some economic motive such as profit maximization. These items are also known as above the line items. Autonomous transactions are independent of the state of BOP account. For example, if a foreign company is making investment in India with the aim of earning profit, then such a transaction is independent of the country's BOP situation. Autonomous transactions take place on both current and capital accounts. तो यहाँ पर बोल रहा ऑटोनॉमस आइटम्स refers to those international economic transactions which take place due to some economic motives such as profit maximization. ठीक है, these items are known as above the line item. अब तुम एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका हुआ या तुम सोचो यूरोपियन कंट्रीज जो है, जो भी कंट्रीज हुआ, ठीक है, अब इन लोग ने अपना फोन बेच लिया है ना, इन्होंने अपना क्या नाम है तुम्हारा, जैसे अब तुम देखिए कि इंडिया में अभी क्या चल रहा है, अभी हम लोग 5G में इंडिया में ना, 5G में आ गया हम लोग इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में अभी 3G चल रहा है, ठीक है, 2G 3G में अटका हुआ वो लोग है ना, उनके यहाँ तो 4G भी नहीं है, ठीक है। अब अमेरिका का जितना जो फोन है वो सब तो 5G कंपैटिबल है, कोई तो 4G कंपैटिबल तो फोन का बंद ही हो रहा है, 3G कंपैटिबल तो बिल्कुल ही नहीं है उनके पास में, ठीक है। तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका पाकिस्तान में क्या नाम है वो फोन भेजेगा, है ना। अब अमेरिका ये भी जानता है कि अगर हम पाकिस्तान में फोन भेजेंगे तो करे खरीदेगा कौन, खरीदने के तो पैसा चाहिए, है ना। तो बहुत सारा कंट्रीज जो होता है वो लोग ऐसी इंफीरियर कंट्रीज में पैसे लगाते हैं क्योंकि उनको तो कस्टमर चाहिए ना, क्या समझी बात को। अब अमेरिका का फोन जो 3G वाला हो तो अमेरिका में अब बिकेगा नहीं, उनका तो सारा स्टॉक खराब ही हो जाएगा ना। तो उनके लिए फायदा क्या होगा, उनके लिए फायदा होगा कि ऐसी कंट्री में भेजो जहां 3G है ना, कॉमन सेंस का बात है। तो अगर वो लोग पाकिस्तान में अपना फोन 3G वाला बेच देंगे तो यहाँ तो उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और क्या नाम है, वहां पर पाकिस्तान वालों के लिए तो भी ठीक है क्योंकि उनका तो 3G आता है, 4G आता ही नहीं है, तो उनके लिए वो नई चीज हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम वैसे बिजनेस सेंस में देखेंगे तो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो हालत खराब है ना, वो लोग तो पेमेंट कर नहीं पाएगा, तो अमेरिका उनको क्यों दे रहा है पैसा। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से जाएगा तो अमेरिका को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो उसको दे रहा है क्योंकि उसका तो ऐसे भी हालत खराब होने ही वाला है, माने 3G तो ऐसे भी फालतू वेस्ट ही है ना उसका, उसके लिए तो स्क्रैप है वो, तो वहां जाके कुछ पैसा ही कमा लेगा, वरना घर में रख के क्या कर लेगा बोलो, सोच के देखो, है ना। तो मेरा तो चीज खराब हो ही रहा है, तो इससे अच्छा चांसेस तो है कि पैसा आएगा, कम से कम प्रेशर तो बना के रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जो होती हैं वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करती हैं दूसरी कंट्रीज में, समझ में आ गया, जिससे उनका जो 3G में जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके कमा ले, है कि नहीं। तुम देखेगी जब जब मूवी आता है कोई नया, है ना, तो शुरू में उस मूवी का दाम 400-500 रुपया होता है ना, उसके बाद जब वो मूवी एक हफ्ता पुराना हो जाता है 100 रुपए में टिकट मिलने लगता है। तो हम 100 रुपए में टिकट क्यों बेच रहे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना, जितना बिक जाए। शुरू शुरू में तो क्रेज होता है, क्रेज में पब्लिक पैसा देती है तो उससे पैसा लूट लो, और बाद में उसके बाद क्या नाम है पब्लिक को छोड़ दो इसी तरह से, ठीक है। तो इस आइटम्स को अबव द लाइन बोलते हैं क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, हर कंट्री करता है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मतलब ये कंट्री का बीओपी नहीं देखता, ठीक है। चलो, On the current account, merchandise exports and imports of goods are autonomous transactions. On the capital account, receipts and repayments of long-term loans by private individuals are autonomous transactions. Surplus or deficit in BOP. Autonomous items are cause of BOP imbalance, BOP surplus or deficit. BOP account is in surplus when autonomous receipts are more than the autonomous payments. BOP is in deficit when autonomous receipts are less than autonomous payments. तो जब बीओपी इन अकाउंट सरप्लस, जब ऑटोनॉमस रिसीव हमारा ज्यादा होता है हम ऑटोनॉमस पेमेंट कम करते हैं, ठीक है। और डेफिसिट होगा, और उसका उल्टा उल्टा ऑब्वियसली उसका जो डेफिसिट होगा जब हम हमारा ऑटोनॉमस रिसीव्स आर लेस देन ऑटोनॉमस पेमेंट्स, ठीक है। चलो, अकोमोडेटिंग आइटम्स। Accommodating items refer to those transactions that are undertaken to cover the gap in the balance of payments. That is, such transactions are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transactions. These items are also known as below the line items.
Accommodating transactions are compensating capital transactions which are meant to correct the disequilibrium in autonomous items of balance of payment. For example, if there is a current account deficit in the BOP, then this deficit is settled by capital inflow from abroad. The sources used to meet a deficit in BOP are foreign exchange reserves, borrowings from IMF or foreign monetary authorities. तो आप सपोज कर लो अकोमोडेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर हमारा करंट अकाउंट में लॉस आ रहा है ना, तो लॉस को भैया खत्म तो करना ही पड़ेगा, लॉस को मेकअप तो करना ही पड़ेगा। तो ये मेकअप करने के लिए कैपिटल अकाउंट को यूज करते हैं हम, है ना। अब इसके लिए या तो हमारा जो रिजर्व में पैसा पड़ा है हम उससे पेमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर अगर हम लोग रिजर्व को नहीं हटाना चाहते तो हम कहीं से लोन लेंगे, है ना। तो या तो हम क्या नाम है फॉरेन एक्सचेंज यूज करेंगे या बोरिंग्स करेंगे IMF से या फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज से। समझ में आ रहा बात को। तो इसी के लिए, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट नीचे बनता है, इसी के लिए बिलो द लाइन बोलते हैं, और करंट अकाउंट इसके ऊपर होता है, इसको अबव द लाइन बोलते हैं। समझ में क्या माने, देयर इज अ लाइन बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, है ना। तो बीच में एक लाइन है, तो ऊपर वाला अबव द लाइन है, नीचे वाला बिलो द लाइन, ठीक है। बिलो द लाइन में कैपिटल अकाउंट होता है, अबव द लाइन में करंट अकाउंट, ठीक है। चलो, ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग आइटम्स। Meaning, autonomous items refer to those international economic transactions which take place due to some economic motive such as profit maximization, whereas accommodating items refer to the transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transactions. Effect on BOP account. Autonomous transactions are independent of the state of BOP account, whereas accommodating transactions are undertaken to maintain the balance in BOP account. Current or capital account. Autonomous transactions take place on both current and capital accounts, whereas accommodating transactions take place only on capital account. Alternate name. Autonomous item is also known as above the line items, whereas accommodating items are also known as below the line items. ये तो इजी है, ठीक है। चलो, तुम ये हमको पूरा नहीं दी थी क्या इसका PDF? बस इतना सही है। अच्छा ठीक है, चलो। डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। There is a little possibility for the balance of payments to be in equilibrium during a given period of time. Disequilibrium in BOP of a country may be either in the form of deficit or a surplus. A surplus in BOP does not pose much of a problem. However, a deficit often creates a difficult problem for the economy. Deficit in balance of payments account arises when total inflows on account of autonomous transactions are less than total outflows on account of such transactions. On the other hand, surplus in balance of payment account arises when the total inflows on account of autonomous transactions exceeds total outflows on account of such transactions. समझ में आ गया है तो ना। डेफिसिट कब होगा, जब हमारा जो रिसीव्ड है वो कम है और पेमेंट ज्यादा है, अपना इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, ठीक है। सरप्लस कब होगा, जब इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो कम होगा, सिंपल सा बात। चलो, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, इसको पढ़ो। The transactions carried on by monetary authorities of a country which causes changes in official reserves are termed as official reserve transactions. Autonomous receipts and autonomous payments give rise to either deficit or surplus or balance of payments. The central bank may finance a deficit by reducing reserves of foreign currency, and second, borrowings from monetary authorities like IMF. The central bank may use surplus to purchase foreign securities, foreign currency, gold, etc., which may result in increase in reserves of the nation. ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा अपना फॉरेन करेंसी को। मैंने अब अगर देखो हमारा नुकसान हो रहा है तो हम क्या होगा, या तो अपना घर का पैसा यूज करेंगे, है ना। मान लो एक बिजनेस को नुकसान हो रहा है तो बिजनेस क्या करेगा, या तो अपना घर का जो रिजर्व में रखा हुआ उसको यूज करेगा, या फिर किसी से बाहर से लोन लेगा। तो कंट्री भी वैसा ही करता है। अगर कंट्री में लॉस हो रहा है, डेफिसिट चल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका जो पास जो पैसा रखा हुआ है उसको यूज करेगा, नहीं तो बाहर से लोन लेगा, ठीक है। दोनों में से काम करेगा।
उसी को हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? तो ये बहुत ही Yes, इजी sir. चैप्टर था, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर भी है, इसके अंदर कोई खास कुछ है भी नहीं, है ना? तो इस चैप्टर को अच्छे से करना है और करके इसको खत्म करना है। समझ में आ गई बात को? अब तुम्हारा इकोनॉमिक्स का सारा खत्म हो गया कि और कुछ बाकी है सिलेबस? नहीं, मैक्रो में कंप्लीट हो गया अभी किसमें बाकी है? मैक्रो में? ना, अब इंडियन इकोनॉमी बाकी है। ठीक है, तो बता देना कौन सा है, वो हम लोग कर लेंगे। ओके, ओके सर। चलो बाय। सर, ये बोलना था कि आप दोबारा ये चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, कौन फॉरेन सा? एक्सचेंज। हाँ कर सकते हैं, तुम उसी के तो बैठे हैं, जो तुम बोलेगी वही करेंगे। तो अभी आप रिवाइज करेंगे? अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी तो टाइम भी नहीं बचा इस क्लास में। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। पॉलिटिकल साइंस का क्लास है ना तुम लोग अभी? यस सर, इसके बाद। हाँ रेडी रहना।